हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल बोत्रा क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशंस क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मैथ्स एनसीईआरटी। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया हुआ है और जिन बच्चों ने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो एक्सरसाइज में आने से पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख ले, और जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया हुआ है वो क्वेश्चन को पढ़िए और खुद निकालने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, है ना। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम्स दिया है, फर्स्ट वाले मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। कहता है इन प्रॉब्लम्स को पढ़ के पहले तो आपने इनका लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर पेयर जब आपके पास उनके पास सॉल्यूशन आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी फिर आपने उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आपको बताया हुआ है, ग्राफिकली अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तभी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो कोएफिशिएंट है तो हमें मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद पहले इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहता है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10th के किन्हीं 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स की क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, और सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है कि अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं तो बताओ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें उसने चीज़ पूछी हम उसको लेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेट करेंगे let the number of girls is equal to x and the number of boys is equal to y। इसके अलावा बॉयज़ को x मान लो, गर्ल्स को x मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो क्या है x, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है y। फर्स्ट कंडीशन कहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे देखो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th के किन्हीं 10 बच्चों ने, तो जो हमने बॉयज़ और गर्ल्स माने हैं इन्होंने ही तो पार्टिसिपेट किया होगा ना, जो हमने ये माने इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया, है ना। और बोल रहा है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं ये कितने हैं 10, मतलब कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इट मीन्स ये जो हमने माने हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं 10। तो इट मीन्स पहली कंडीशन बन गई हमारी x + y = 10। ठीक है ना, कि 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और हमने वो मान लिया कि वो जो बच्चे हैं वो मान लो x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं, तो इन दोनों को मिला के ही तो 10 बन रहे हैं ना, इन्हीं 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फिर आगे वो बता रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बच्चे हमारे पास x। कहते हैं जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज़ 4 मोर देन, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है 4 मोर देन, 4 ज़्यादा है, मीन्स +4 है। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 मोर देन +4 ज़्यादा है, लेकिन किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं y। तो ये आ गया आपके पास सेकंड कंडीशन x = y + 4, और इसको वैसे भी लिख सकते हो r x - y = 4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हमने बनाना है इनका ग्राफ, और ग्राफिकली हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाने पड़ेंगे, है ना, दोनों के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, आपको बताया। तो अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर x + y = 10। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। अब यहाँ पे देखो दो नंबर को प्लस करके 10, तो 5 + 5 10, और दूसरे वाला कुछ भी ले सकते हो, 6 और 4 ले लो, 6 + 4 भी क्या होता है 10। तो पहले का सॉल्यूशन टेबल हमारे पास आ गया, मतलब इसके पॉइंट्स आए, एक तो आया भैया 5 और सेकंड वाला आया 6 और 4। अब यहाँ पे ग्राफ बनाना थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इसका सेकंड वाली का मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ सॉल्यूशन टेबल।
फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन टेबल बनाते हैं बच्चे। टू नंबर्स को माइनस करके हमारे पास 4 आ रहा है, तो वो क्या होगा, अगर मैं x 5 ले रहा हूँ है ना, तो y कितना होगा 1। जैसे यहाँ पे दो नंबर को प्लस करके 10 आ रहा था, तो बस 5 + 5 10 एंड 6 + 4 10 है ना। ऐसे यहाँ पे टू नंबर्स को माइनस करके 4 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले बार नंबर 5 लो, दूसरे वाला 1 लो। 5 - 4 = 1 है ना। तो x 5 ले लिया और y क्या ले लिया 1। और इसके अलावा क्या ले सकते हो, x 4 ले लो और y 0 ले लो है ना। x 4 ले लिया और y 0 माने 4 - 0 4 = 4। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस आ गए। तो यहाँ पे मैं इसको पॉइंट्स में लिख रहा हूँ x 5 एंड y 1 है ना, और सेकंड वाला x 4 एंड y 0। अब हमने भैया करना है इनको ग्राफ पे लोकेट, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, x 5 एंड y 5। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बैठेगा। तो पहले वाला पॉइंट आ गया 5 5 एंड सेकंड वाला 6 4, x 6 एंड y 4। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आएगा। दिस इज योर सेकंड पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दो भैया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अच्छा जी, अब सेकंड वाली x 5 एंड y 1, x 5 एंड y 1। तो ये पॉइंट कुछ आपका इस यहाँ पे आएगा है ना, x 5 एंड y 1 और 4 0, x 4 एंड y 0। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ गया 4 0। अब इन दोनों को करते हैं ज्वाइन। तो इसको आगे यहाँ पे लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसने बोला है इसका सोल्यूशन निकालो। तो सोल्यूशन कब निकलेगा, जब ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी है ना। तो पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जे इक्वेशन थी हमारी x + y = 10 की, और जे वाली इक्वेशन है हमारी, थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये इक्वेशन आ गई x - y = 4। ये दोनों भैया इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और मान लो ये आपका 7 है, तो ये वाला कौन सा होगा, यहाँ पे देखो कुछ 3 और 7। तो ये पॉइंट आया बच्चे आपका 7 3, ठीक है। 7 3 पे दोनों ये पॉइंट्स लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है बोर्ड पे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ NCERT से कि 7 3 ही है। बिल्कुल 7 3 ही है, ठीक है। तो मेरे को चेक करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि मेरे को डाउट था कि ग्राफ पे बोर्ड पे सारी बिल्कुल एक्यूरेट है ना, स्केल से मेजरमेंट करके नहीं बना हुआ, तो थोड़ी बहुत लाइंस भी स्ट्रेट नहीं है, तो फिर भी अप्रॉक्सीमेट आ गया। तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट आया ग्राफ पे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं वो आए 7 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस द लाइंस intersect at point 7 3, so 7 3 का मीनिंग x = 7 एंड y = 3, ठीक है। सो 7 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ
इक्वेशंस। ठीक है बच्चे, हमने लिखा कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन थी वो 7 3 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो इट मीन्स जो 7 3 है वो इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो 7 3 मीन्स एक्स आपके पास, ये एक्स, दिस इज एक्स वैल्यू, दिस इज योर वाई वैल्यू। एक्स आपके पास 7 आ गया और वाई आपके पास 3 आ गया। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक्स हमने क्या लेट किया था, गर्ल्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स लेट की थी, एक्स कितना आया 7, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई, और वाई कितना है 3। तो 7 गर्ल्स थी और 3 बॉयज जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। अगर आपने क्रॉस चेकिंग करनी है, हालांकि दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप क्रॉस चेकिंग करो, लेकिन अगर आपको टाइम है तो क्रॉस चेकिंग करके आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। पहले इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 10, तो 7 प्लस 3 इक्वल 10 बिल्कुल सही है। सेकंड वाली एक्स माइनस वाई इक्वल 4, यानी कि 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इस तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो आप क्रॉस चेकिंग करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट। कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है जी, ₹50। फिर आगे बोलता है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इनकी कॉस्ट कितनी है जी, ₹46। तो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो जो चीज़ आपको उसने फाइंड करने के लिए बोला हुआ है उसी को लेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको लेट करते हैं जी। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X। लेट दी, मान लो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, ₹X। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप लेट करते हो तो उसका यूनिट जरूर लगाओ। अगर आप प्राइस लेट कर रहे हो तो ₹, लगाएंगे। अगर आप कोई लेंथ लेट कर रहे हो, है ना, लेंथ ब्रेथ समथिंग, वहाँ पे आप उसका मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया होगा वो आपने यूज़ करना है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने ₹X मान ली एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। ओके स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लिया कि 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X है एंड 1 पेन की कॉस्ट ₹Y है। अब आपको 2 कंडीशंस दी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देन उसके बाद हम इसका ग्राफ बना के इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो बात करते हैं पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में वो कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो ये हमने एग्जांपल में किया हुआ है। देखो, अगर एक पेंसिल की कीमत 1 पेंसिल की कीमत ₹X है तो 5 की कितनी होगी, 5X है कि नहीं। अरे यार, अगर एक पेंसिल की कीमत, मान लो एक पेंसिल की कीमत अगर ₹2 है ना, 2 वाला ज़माना कहाँ गया, आजकल ₹5 ₹10 की आती है। मान लो एक पेंसिल ₹5 की है, तो 5 पेंसिल कितने की बनेगी, 5 × 5 यानी कि 25, है ना। तो अगर जो जितनी आपकी 1 की कॉस्ट प्राइस होती है और जितने नंबर निकालने उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे कि भैया 1 पेंसिल की कीमत अगर ₹X है तो 5 पेंसिल कितनी बनेगी, 5X प्लस 1 पेन की कॉस्ट ₹Y है, 7 कितनी बनेगी, 7Y इज इक्वल टू 50। फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चे, 7 पेंसिल्स है ना, तो 1 पेंसिल X की तो 7 कितने की बनेगी, 7X। 1 पेन Y और 5 कितने के बनेंगे, 5Y इज इक्वल टू 46। हमारे पास अलजेब्रिकली दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने इनका सोल्यूशन निकालना है, तो वही सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, तो हमें इसके 2 सोल्यूशंस चाहिए। तो हम बात करेंगे, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो फॉर 5X + 7Y इज इक्वल टू 50,
हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसको रीअरेंज करते हैं जी। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y एंड x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया, हमारे पास आया x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन टेबल बनाता हूँ, x एंड y। तो सबसे पहला हमारा काम, हम बाई ज़ीरो अगर पुट करें तो ये बन जाएगा 50/5 25 आ जाएगा। थोड़ा वैल्यू बड़ी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि बड़ी मैं शॉर्ट में स्मॉल वैल्यू से लेता हूँ, मेरे पास बोर्ड में जगह कम होती है ना, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक तो फ्रैक्शन में ना आए और दूसरी वैल्यू पास पास में आए। तो अगर मैं y लूँ, 0 तो नहीं बनेगी ना बात। अगर मैं y लेता हूँ भैया 1 तो भी नहीं बनेगी, 2 लेता हूँ नहीं y। अगर मैं यहाँ पे, हाँ अगर मैं y 5 लेता हूँ, y 5 लेने से क्या होगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5 है ना। तो क्या बनेगा 50 माइनस 35/5, तो 15/5 यानी कि 3, x आ गया आपके पास 3। अब सेकंड, अगर मैं 10 लूँ तो क्या होगा 50 माइनस 7 इंटू 10/5, तो क्या बन जाएगा 50 माइनस 70 माइनस 20/5 है ना। तो यह आ जाएगा भैया -4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन कहती है भैया, यहाँ इसके पॉइंट लिख देते हैं 3 5 और -4 10। सेकंड वाली है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो रीअरेंजिंग द इक्वेशन, 46 माइनस 5y और जो 7 यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे तो क्या होगा जी। सबसे पहले y की वैल्यू आप लो, अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो 46/7 वो फ्रैक्शन में आएगी है ना। और अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ भैया 1 2 3 4 नहीं होगी, अगर मैं 5 लूँ तो क्या होगा 46 माइनस 5 है 25, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भैया 21। 21/7 3। तो इस तरीके से हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई। और यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू लेंगे इसकी, 5 होगी 6 7 8 9 10 7 5 10 10 से भी नहीं होगा रे। अगर मैं -2 लूँ y की वैल्यू तो क्या होगा देखो ध्यान से, 46 माइनस 5 इंटू -2/7, तो 46 प्लस 10/7 तो कितना आएगा 56/7। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर y की वैल्यू -2 ली और x आ गया 8। इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यूज़ इस वाली इक्वेशंस की भी आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, पहला वाला 3 5 और सेकंड वाला 8 -2। यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस वाले भी 3 5, इस वाले की भी 3 पॉइंट। इट मीन्स जो 3 5 है ये दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट है और यही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन होगा। बट आपने ऐसा नहीं करना, आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बनाना है। तो बनाते हैं इसका ग्राफ भैया। ग्राफ बनाएंगे इसका 1 2 3 4, कहाँ तक है हाईएस्ट वैल्यू इसकी 8 तक है ना। 4 5 6 7 8 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव वाली भी है तो नेगेटिव थी लेनी पड़ेगी भैया हमें। 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। और y की भी है 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। फर्स्ट पॉइंट 3 5 x3 एंड y 5। तो पॉइंट आपका यहाँ पे बैठेगा भैया कुछ इस तरीके का। दिस इज यूर 3 5 एंड सेकंड वाला -4 10
-4 10 x -4 एंड y 10 तो ये 9 और कुछ यहाँ पे बैठेगा 10, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा पॉइंट, यहाँ पे बड़ी दूर चलेगी पॉइंट्स, तो ये आ जाएगा -4 10 योर y -4 एंड x 10। तो ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ओ थोड़ा सा वेरिएशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से जी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई 5x + 7y = 50। सेकंड वाली 3 5, तो ये सेकंड वाला 3 5 का है ना, और 8 - 2 ये आपका x 8 और y -2, ये पॉइंट कुछ आपका इस यहाँ पे बैठेगा है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे करके यहाँ पे है ना। और ये आपके पास इक्वेशन आ गई 7x + 5y = 46। और यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रेट लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहीं पे आपको इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, अच्छा वो आप लिख लेना है ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखवाया था तो वहाँ सेम टू सेम लिखना है। सिंस दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, सो 3 5 यानी कि x = 3 y 5 यानी कि x = 3 एंड y = 5 जो है वो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन है ना। तो ये आप थोड़ी सी जैसे फर्स्ट में लिखा लिख लेंगे और लास्ट में लिख देते हैं therefore cost of one pencil, वन पेंसिल का x मानी थी, x की आई 3, तो वन पेंसिल की कास्ट आ गई भैया ₹3 एंड कास्ट ऑफ वन पेन, तो वन पेन अपने ₹y का माना था, y की वैल्यू 5, वो आ गया ₹5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर वेरीफाई करना कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50, तो 5x की वैल्यू कितनी आई 3 + 7y की वैल्यू कितनी आई 5 = 50, तो 15 + 35 = 50, तो 50 = 50। पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड वाली देखते हैं, सेकंड वाली है 7x + 5y, सेकंड वाली इक्वेशन है 7x + 5y = 46, 7x 3 + 5y 5 = 46, 21 + 25 = 46 एंड 5 6 24 46 = 46। तो सेकंड वाली क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, इसने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। इस तरीके से आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। तो बट वीडियो पास करके नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। कहता है on comparing the ratios a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। आपको ये 3 पार्ट्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, आपने ये बताना है इनकी रेशियो कंपेयर करके कि इनमें से कौन सा इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा पेयर पैरेलल होगा और कौन सा पेयर कोइंसिडेंट होगा। तो आपको रिवाइज करवा दूं, आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूं, इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था आपको कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो उस केस में वो लाइंस क्या होती हैं भैया, इंटरसेक्टिंग होती हैं। लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, उस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होती है तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं और वो भी डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं। और अगर ऐसा हो जाए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, उस केस में हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं और हमें नो सॉल्यूशन मिलता है और उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो रेशियो कंपेयर करके देखते हैं, है ना। तो जैसे मैं फर्स्ट वाली की बात करूँ इक्वेशन की 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0, ये आपकी बच्चे फर्स्ट इक्वेशन है ना, एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, इसको हमने कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0
और इस वाले को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करके हम यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे हमारे पास, a1 की वैल्यू आ गई 5, ठीक है जी। अब यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है -4 एंड c1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है बच्चे। यानी कि आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। a1 यहाँ पे ये है, b1 यहाँ पे ये है और c1 यहाँ पे ये है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, तो a2 की वैल्यू कितनी है जी 7, b2 की वैल्यू कितनी है जी 6 और c2 की वैल्यू कितनी है जी -9, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम इनकी रेशोस करते हैं कंपेयर। तो a1/a2 क्या होगा 5/7, ठीक है जी। उसके बाद b1/b2 क्या होगा -4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो बन जाएगा -2/3। तो हमें तीसरी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि a1/a2 जो है और b1 और b2 जी आपस में बराबर नहीं है, है ना। अगर हमारे पास ये दोनों बराबर होते फिर उनमें से इन दोनों में कोई एक एस होता, है ना, फिर हमें c1/c2 भी निकालने की ज़रूरत होती। बट यहाँ पे पहले a1/a2 और b1/b2 ये ही बराबर नहीं है, तो हमें तीसरा केस निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हमारे पास आ गया, ये कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1/a2 does not equal to b1/b2, so the given pair of equations represents intersecting lines, represents two intersecting lines, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप चाहे आगे ये भी लिख सकते हो, इन दिस केस वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये आप लिखना है, हालांकि उसने सिर्फ यही पूछा हुआ है कि बताओ ये कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप ये लिख सकते हो इन दिस केस वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो पास करके नोट करेंगे, चलते हैं पार्ट सेकंड पे। अच्छा जी, बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये तो अभी आपको यहाँ पे निकालना पड़ रहा है ना, ऐसे करके आप रेशो निकाल के देख रहे हो कि कौन सी इंटरसेक्टिंग, कौन सी कांस्टेंट है, कौन सी पैरेलल हैं। बट जब आप एक बार इसमें परफेक्ट हो गए, आपने इक्वेशन कर लिए, परफेक्ट हो गए, फिर आप पेयर ऑफ इक्वेशन को देख के भी बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, कांस्टेंट होगी, पैरेलल होंगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5/7 4/6, तो दोनों रेशो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पे देखो 9/18 है ना, तो 1/2 3/6 1/2 12 1/2, तो तीनों की रेशो बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमारी बन गई कांस्टेंट लाइंस, और हमें यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे देखो 6/2 है ना, तो ये बनेगा 3/1 3, यानी कि इन दोनों की रेशियो बराबर है। और 10/9 ये रेशियो बराबर नहीं है, तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी और हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जब एक बार आप परफेक्ट हो गया, आपने क्वेश्चन निकाल लिए, प्रैक्टिस करी, तो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कहता है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड वाली इक्वेशन है 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में लिख सकते हो, है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन इसको सेकंड मान लो। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, वी हैव a1 इज इक्वल टू 9, है ना। इस तरीके से थोड़ा पैटर्न में लिख लेना। मैं यहाँ पे शॉर्ट स्पेस की शॉर्ट की वजह से थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास a1 क्या आ गया, a1 आ गया भैया 9, b1 क्या आ गया 3, एंड c1 क्या आ गया जी 12। ऐसे ही यहाँ पे a2 क्या आ जाएगा,
A2 आ जाएगा 18, B2 आ जाएगा 6 एंड C2 आ जाएगा बच्चे 24। अब इनकी रेशो कंपेयर करेंगे। नो A1/A2 क्या होगा 9/18, इट मीन्स 1/2, ठीक है ना। 9 1 जा 9, 9 2 18। अच्छा जी, तो ये आया 1/2। B1/B2 क्या होगा 3/6, 3 1 3 3 ये भी बन जाएगा 1/2। एंड C1/C2 क्या होगा जी 12/24, तो ये बन जाएगा 12 1 12 12 24, तो ये बन गया 1/2। तो यहाँ पे देखो सिंस A1/A2 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों की रेशियो बराबर। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या टू कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, है ना। रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। और जब आपको बताया था कि जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो ये लिख सकते हो इन दिस केस वी गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो वीडियो पास करके नोट करेंगे। चलते हैं पार्ट थर्ड पे। थर्ड पार्ट 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0। तो अब यहाँ पे मैं सीधे लिख रहा हूँ a1 की वैल्यू क्या है जी 6, b1 की वैल्यू क्या है जी -3, है ना, और c1 की वैल्यू क्या है जी 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू y के साथ क्या लगाओ -1 एंड c2 की वैल्यू 9। तो नो A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, तो क्या बनेगा 2 1 जा 2 2 6, तो बन गया 3/1। ऐसे ही B1/B2 क्या बनेगा जी, बनेगा -3/-1, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कट हो गए, तो बन गया 3/1। और C1/C2 क्या बनेगा जी 10/9। अब यहाँ पे देखो A1/A2 इज इक्वल 3/1, B1/B2 3/1, मतलब इन ये दोनों रेशियो बराबर हैं। सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये दोनों तो बराबर हैं बट तीसरी वाली बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस represents two parallel lines and in this case we get no solution। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आया होगा। तो वीडियो पास करके नोट करिए बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन सेकंड की तरह ही है, वहां पे आपको ये बताना था कि लाइन से इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और को इंसिडेंट, और यहाँ पे आपको बताना है कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट, सेम टू सेम है। तो आपको यहाँ पे फिर से रिकॉल करवा दूँ कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हमें भैया क्या मिलती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। अभी किया हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 हो, उस केस में हमें को इंसिडेंट लाइंस मिलती हैं। और आपको ये भी बताया था कि यही दोनों अगर ये दो केस आ जाएं जहाँ तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, जहाँ को इंसिडेंट लाइंस हो। इंटरसेक्टिंग मीन्स आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, को इंसिडेंट लाइंस हो मतलब आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो इन पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलते थे कंसिस्टेंट, ठीक है, इनको बोलते थे कंसिस्टेंट। हालांकि इसको डिपेंडेंट भी कहते हैं, है ना, लेकिन कंसिस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों पेयर को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर ऐसा हो जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में हमें पैरेलल लाइंस मिलती थी और हमें इस पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब बस सेम टू सेम करना है ना, तो यहाँ पे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो थोड़ा इसको मैं रीअरेंज करके लिख लूँ, क्योंकि इसको AX उस फॉर्म में ले आऊँ मैं, तो A इस वाली फॉर्म में A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो आपका C1 है साइड है तो उसको इधर ले आएंगे, तो बन जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और सेकंड वाली है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ मैं, A1 की वैल्यू क्या है जी 3, B1 की वैल्यू क्या है जी 2 एंड C1 की वैल्यू माइनस 5, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू माइनस 3 एंड C2 की वैल्यू माइनस 7। ओके, अब हम इनकी रेशो कंपेयर करेंगे। नो A1/A2 क्या बनेगा 3/2 है ना, उसके बाद B1/B2 क्या बनेगा 2y माइनस 3 है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2/3, सेंटर में माइनस सेंटर में लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये बन गया भैया A1/A2 बन गया 3/2 एंड B1/B2 बन गया आपका -2/3। तो हमें तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, यही दोनों जो है अनइक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू V1/B2, so the given pair of लीनियर इक्वेशन क्या होंगी जब A1/A2 जो है वो इसके बराबर ना हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है, वो क्या होती है कंसिस्टेंट। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके जी, नोट करेंगे जल्दी से, सेकंड पार्ट करते हैं इसके बाद। सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे बच्चे सीधे लिखता हूँ। ठीक है, वो आप A1/A2 लिख लेना, मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो A1/A2 क्या होगा, यहाँ पे A1 कितना है 2, A2 क्या होगा 4, तो क्या बन जाएगा 1/2। उसके बाद B1/B2 क्या होगा -3, और B2 की वैल्यू कितनी है -6 है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा माइनस माइनस कटोगे और 3 1 जा 3, 3 2 6, तो 1/2 आ गया। और उसके बाद हाँ, इसको थोड़ा सा C1 इस साइड है, इसको इस साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इस साइड आके माइनस का बन जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, और जो 9 इस आके -9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे C1/C2 क्या होगा -8/-9। ओके, ये बन जाएगा 8/9। तो आप चेक कर सकते हो A1/A2 जो है वो A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, बट ये दोनों जो है वो C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलता है, पैरेलल लाइंस मिलती है, और हमें क्या मिलता है इनकंसिस्टेंट। इस पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, सिंस दिस सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विदाउट सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। प्लस 5/3y, तो 7 -7 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड वाली 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो A1/A2 क्या होगा जी, A1 है 3/2 एंड A2 है 9। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा 3/2 इंटू 1/9, तो 3 3 या 9, तो क्या बन गया 1/6। ऐसे ही B1/B2 क्या होगा, B1 की वैल्यू 5/3 और B2 की वैल्यू -10, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 5/3 इंटू 1/-10, तो क्या बनेगा जी 5 2 या 10, तो क्या बन गया, जब माइनस से है तो माइनस आपको बताया मैंने, हम सेंटर में यूज़ करते हैं, बन जाएगा 1/-1/6। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये पॉजिटिव का जो नेगेटिव का ये इक्वल नहीं है। ओके, ये इक्वल नहीं है, तो हम आगे जनरल यूज हम यहाँ पे सीधे लिख देते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो द गिवन पेयर। जब ऐसी कंडीशन होता है हमें क्या मिलता है कंसिस्टेंट पेयर। तो ये कौन सा पेयर है
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, चलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पे। करते हैं पार्ट फोर्थ। तो यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, a1 है 5 और a2 है -10, तो ये बन जाएगा माइनस का होता है यहाँ पे लगाएंगे तो बन जाएगा 1/2। ऐसे b1/b2 क्या होगा जी, b1 है आपका -3, b2 है 6, तो ये भी बन जाएगा हमारा -1/2। एंड c1/c2 क्या होगा जी, है ना, तो ये इस फॉर्म में है, इक्वल टू साइड है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का बनेगा ना, -11 = 0 एंड दिस इज योर, ये जब -12 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 22 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1 क्या है -11 और c2 क्या है 22, तो ये भी क्या बन जाएगा जी -1/2। तो हमें क्या मिलेगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना, -1/2 -1/2 दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इस केस में हमें ये कौन सा पेयर है भैया, कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, को डिपेंडेंट भी कहते हैं, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे a1/a2, a1 की वैल्यू है 4/3 और a2 की वैल्यू है 2, तो क्या बनेगा 4/3 × 1/2, तो 4/6। ऐसे b1/b2, तो b1 की वैल्यू है भैया 2 एंड b2 की है 3। अब सारी इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो, ये बन जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये बन जाएगा 2/3 एंड c1/c2, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, रीअरेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा -8 = 0 और ये बन जाएगा -12 = 0, तो ये क्या बन जाएगा -8/-12। ठीक है बच्चे, c1 और c2 आ गया हमारा -8/-12, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और माइनस कटोगे, पीछे रह गया -2/3। तो यहाँ पे देखो 2/3, 2/3, 2/3, तो हमें क्या मिला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में हमें क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट, हमें बैलेंस मिलती है, और कौन सा पेयर होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।